हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पिछले 5 चैप्टर्स का कंप्लीट अध्ययन किया। इसके बाद हम अगले चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। अगला चैप्टर है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत कम चीज़ें इस चैप्टर में हैं परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं फिर से। सबसे पहले हमको चुंबकीय फ्लक्स चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का स्टडी हमने पिछले चैप्टरों में किया है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अर्थ ये है कि जब हम किसी तल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं या असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, मतलब किसी तल को जब चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उस तल से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, उससे जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र B में किसी तल को रखें और उस तल पर अभिलंब खींचें, अभिलंब जो होता है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और तल पर खींचे गए अभिलंब मीन्स क्षेत्रफल वेक्टर के बीच यदि थीटा कोण बन रहा हो तो उस तल से जो चुंबकीय फ्लक्स एसोसिएट होगा उस प्लेन से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट बी ए कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया नंबर 1 चीज। पहली चीज ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर हमको चाहिए, तभी हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब इसमें 3 मुख्य कंडीशंस हैं। नंबर 1, यदि थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र B और उस तल के क्षेत्रफल के बीच शून्य अंश का कोण। मतलब चुंबकीय क्षेत्र B, मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर A आर पैरेलल टू ईच अदर। तब कॉस थीटा के बदले कॉस 0 रखोगे, कॉस 0 1 होता है, तब मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगी। फाई बी इज इक्वल टू बी ए। इसका अर्थ ये हो गया कि जब चुंबकीय क्षेत्र B में कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, परपेंडिकुलर हो, खड़ा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच 0 अंश का कोण होगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 मत समझिएगा, ध्यान से थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। दूसरा नंबर 2, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल होएगा। चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और उस तल पर खींचे गए क्षेत्रफल वेक्टर मतलब अभिलंब के बीच 90 का कोण बनेगा। तब फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 90। कॉस 90 0 होता है, तब फ्लक्स 0, नो फील्ड लाइंस पास थ्रू द प्लेन। कोई भी चुंबकीय बल रेखा उस तल से नहीं गुजरेगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पड़ा था, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 अंश का कोण हो, उस तल को घुमा के हम पूरा 180 रोटेट कर दें, एकदम अपोजिट कर दें। यदि चुंबक, इसका अर्थ हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच 180 अंश का कोण हो, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हूं, तब फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 180। कॉस 180 होता है -1, सो फाई बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, क्योंकि कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। ये सबको मालूम है, बार बार हम रिपीट कर चुके हैं।
cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू प्लस बी ए और मिनिमम वैल्यू माइनस बी ए। मॉड की बात करें तो बी ए। अब चुंबकीय फ्लक्स इसका मतलब धन भी होता है ऋण भी होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है ये। तो हम इसकी यूनिट, डायमेंशन और ये सब देख लेते हैं। ऐसा ही यूनिट होता है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। फाई का जो ऐसा यूनिट होता है वेबर। इसी से हमने फाई इज इक्वल टू बी ए से मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट निकाला था, फाई इज इक्वल टू बी ए। सो बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तब हमने कहा भी था, ये पीछे हमने स्टडी भी कर लिया है, चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट वेबर प्रति मीटर वर्ग भी होता है। और ये फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए इस चुंबकीय क्षेत्र को देखो, चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। परंतु बी क्या है यहां पर? वेक्टर क्वांटिटी। फाई क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आइए और आगे चलते हैं। इस चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक हो गया वेबर, और सीजीएस मात्रक होता है इसका मैक्सवेल। मैक्सवेल एक वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल सीजीएस यूनिट है। अब इसकी बीमा में भी आ जाते हैं, डायमेंशन निकाल देते हैं। फाई इज इक्वल टू बी ए, मीन्स फाई का मात्रक बी का मात्रक गुणा ए का मात्रक। जो वेबर कह रहे थे हम, क्या हुआ वेबर का मतलब, जरा ये ऐसे भी समझ लीजिए। बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, गुणा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग। सबको एक साथ कर दोगे तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, यही वेबर है, यही वेबर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही वेबर कहेंगे। वेबर मीन्स ऐसा यूनिट। अब इसकी बीमा रख दीजिए, एम, न्यूटन का मतलब एम एल टी की पावर -2, मीटर का मतलब एल, अपॉन ए का मतलब एम्पियर की पावर -1। सबको इकट्ठा अरेंज कर लीजिए तो ये आ गया एम एल की पावर, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2 और ए की पावर -1। ये हो गया फ्लक्स की डायमेंशन। फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट हो गया एम के एस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में वेबर। वेबर मीन्स न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, और सीजीएस यूनिट इसका होता है मैक्सवेल। इसका मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी पृष्ठ के को रख दिया जाए तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी, जो बल रेखाएं गुजरेंगी, वो उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम जो फ्लक्स होएगा वो फाई इक्वल टू बी हमने पढ़ा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी पृष्ठ के यूनिट एरिया से जो पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो फील्ड लाइंस ही क्या कहलाएंगी? उस प्लेन से, उस सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा।
पहली चीज। आते हैं हम किस में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो पाठ का नाम है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टडी फैराडे ने की और उन्होंने बहुत लंबे समय तक क्या करा, एक मैग्नेट लिया, एक कॉयल ली, कुंडली ली और एक गैल्वेनोमीटर लिया। इन तीनों के साथ काफी लंबे समय तक प्रैक्टिकल किया, रोज जूझते रहे उससे। और बाद में इनके साथ हेनरी भी आए। तो 1830 से 31 से लेकर 35 के बीच फैराडे ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, फैराडे, हेनरी, इनने विद्युत चुंबकीय, और लेंज भी लगभग उसी समय में आए। तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में डिटेल से स्टडी की। परंतु इनिशियली विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में स्टडी की 1831 में फैराडे ने। और फैराडे ने यह विचार उनके दिमाग में आया कि जब गतिमान आवेश, मतलब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को, मतलब चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित कर सकती है, तो ठीक इसके विपरीत चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा की उत्पत्ति होनी चाहिए। विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव जिस प्रकार से मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार चुंबकत्व से, मतलब चुंबकीय प्रभाव से क्या मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना चाहिए, मिलनी चाहिए। क्योंकि न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमने पढ़ा हुआ है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक दिमाग में फैराडे के भी यही आया कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब गतिमान आवेश, मतलब धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, मतलब चुंबकत्व की उत्पत्ति होती है, चुंबकत्व का गुण मिलता है, तो ठीक इसके अपोजिट चुंबक से, मतलब चुंबकत्व से, मतलब चुंबकीय गुणों से भी क्या, किसकी उत्पत्ति होनी चाहिए, विद्युत धारा की उत्पत्ति होनी चाहिए। अब क्या करा उन्होंने कि एक कुंडली ली, एक चुंबक लिया और एक गैल्वेनोमीटर लिया। इन तीनों के साथ प्रैक्टिकल करा और एक इफेक्ट मिला इनको। उस इफेक्ट को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह दिया गया। तो क्या है, देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, जब भी किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब बल रेखाओं का मतलब चुंबकीय फ्लक्स होता है, में परिवर्तन होता है। किसी परिपथ से, किसी तल से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो गुजर रही है उसमें चेंज करवाएं, कम या ज्यादा कर दें, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करा दें। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब वह परिपथ बंद होगा तो उसमें एक धारा भी प्रवाहित होने लगेगी, उसको कहेंगे प्रेरित धारा। ये पूरा प्रभाव फैराडे ने स्टडी की और इस पूरे प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कह दिया। जब भी किसी परिपथ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाएगा, उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यदि परिपथ बंद होगा तो उस परिपथ में धारा भी प्रवाहित होने लगेगी। क्लोज सर्किट लेंगे तो उसमें करंट भी फ्लो होगी।
इस प्रकार से जो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कह देंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, और ईएमएफ उसको कहते हैं, तथा विद्युत धारा को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उस परिपथ में तभी तक हमको प्राप्त होगा, विद्यमान रहेगा, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा, उस परिपथ में ना तो ईएमएफ क्रिएट होएगा, फिर ना ही उसमें यदि बंद होगा तो प्रेरित धारा मिलेगी। इस प्रकार की संपूर्ण घटना को हम क्या कह देते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। आइए इसमें सबसे पहले फैराडे ने क्या क्या प्रैक्टिकल किया उसको समझते हैं। फैराडे के प्रैक्टिकल की 3 बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए फैराडे ने क्या किया। पहला डायग्राम इसको देखिएगा, इसको मैं ए कह दे रहा हूं, ये नंबर बी कह दे रहा हूं, और ये नंबर सी कह दे रहा हूं। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली कंडीशन में फैराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, एक बार मैग्नेट लिया, चुंबक दंड चुंबक लिया, एक कुंडली ली और कुंडली से एक धारामापी जोड़ दिया, और इस कुंडली के सामने इस चुंबक को रख दिया तो उनको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। इस धारामापी की सुई ने ना तो ये सुई लेफ्ट गई ना राइट गई, ये शून्य विक्षेप की स्थिति में बनी रही। कुछ समय के बाद फैराडे ने क्या किया, इस चुंबक के एन सिरे को चुंबक के पास ले गए, दूर लाए, पास ले गए, दूर लाए, पास ले गए, दूर लाए, मतलब रिलेटिव मोशन कराया। कुंडली से जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव इस कुंडली के पास गया तो उन्होंने पाया कि इस धारामापी में तेजी से डिफ्लेक्शन आया, और फिर इसके एन पोल को कुंडली से दूर ले गए तो उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी। इसका मतलब इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चुंबक के एन पोल को किसी परिपथ मतलब कुंडली के समीप ले जाया जाता है तो उस समय कुंडली का जो समीप वाला तल है वो इस चुंबक के पास आने का विरोध करता है, वो एन पोल की तरह काम करता है। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने का विरोध करता है, क्योंकि एन पोल जब कुंडली के पास आएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ लगातार वृद्धि होगी, चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा, बढ़ने का विरोध करेगा। तो इस धारामापी की जो सुई है ये वामावर्त दिशा में क्या करती है, डिफ्लेक्शन दे देगी, एक साइड में डिफ्लेक्शन दे देगी, और इस परिपथ में जो करंट फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऐसे समझिएगा, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज इस कॉइल में, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगे। अब एन पोल को तीसरी स्थिति में आइए, एन पोल को इससे दूर को भगाया इन्होंने, दूर को भगाया तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस सर्किट से एसोसिएटेड फ्लक्स में कमी होने लगेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स घटने लगेगा, घटने लगेगा तो उसके घटने का विरोध करेगा। इसका मतलब इस चुंबक का जो एन पोल था दूर जा रहा था तो ये कुंडली का पास वाला सिरा अब ये एस पोल की तरह काम करने लग गया, मतलब इस चुंबक के दूर जाने का विरोध कर रहा है। पहले पास आने का विरोध कर रहा था, अब दूर जाने का विरोध कर रहा है। तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन बदल गई। जब एन पोल इसके पास आ रहा था तो कैसे थी करंट की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और अब कैसे होगी, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। अब इसमें करंट की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी, इसके दूर जाने का अपोज करने लग गया तो ये क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज ऐसे दिखाओगे, क्लॉकवाइज। जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है,
कोई धारा नहीं मिल रही। फ्लक्स बढ़ रहा है तो धारा वामावर्त दिशा में मिल रही है, और फ्लक्स घट रहा है तो धारा की दिशा उलट जाती है, दक्षिणावर्त हो जाती है। ठीक ऐसे ही फिर उन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट के एस पोल को इसके पास लाए, दूर ले गए, पास लाए, दूर ले गए। ये जब इस एस पोल को पास लाए तो तब क्या हो रहा है, इसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त, और जब दूर ले जा रहे हैं तो उस समय वामावर्त। तो इस प्रकार से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाल दिया। क्या कंक्लूजन निकाला फैराडे ने? अभी हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। आपको ये सब नोट्स नहीं बनाना है, परंतु समझ लेना है। कॉपी में आपको क्या क्या चीजें उतारनी है मैं विस्तार से डिस्कस करूंगा। इनका कंक्लूजन क्या रहा फैराडे का, जब एक चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगी तभी क्या होगा, उस परिपथ में, उस कुंडली में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसको कहेंगे, और वो परिपथ बंद होगा तो उसमें करंट भी फ्लो करेगी। जो करंट फ्लो करेगी वो प्रेरित धारा कहलाएगी, इंड्यूस्ड करंट कहलाएगी। परंतु जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, मतलब चुंबक और कुंडली के बीच कोई भी आपेक्षिक गति नहीं होगी, तो बल रेखाओं की संख्या नियत रहेगी। उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा तो कुंडली से जो धारामापी जुड़ा हुआ है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन, विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। पहले चित्र से, इस पहले डायग्राम से तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति नहीं होगी, आपेक्षिक गति नहीं होगी तो उस परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें कोई भी विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट है, सब प्रेरित धारा भी मिलेगी। तो इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए जरूरी है आपेक्षिक गति का होना। तो पहला निष्कर्ष तो इन्होंने ये निकाला कि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर, नहीं होने पर कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा, जब चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगी तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और परिपथ यदि बंद होगा तो उसमें जो धारा प्रवाहित होएगी वो प्रेरित धारा कहलाएगी। ये जो हमने ये तीन कंडीशनें पड़ेगी। इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, बंद परिपथ है, प्रेरित धारा और प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त, ये ध्यान रखना है। और इसमें फ्लक्स घट रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा ही होगा। परिपथ बंद होने के कारण प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी, अब दक्षिणावर्त हो जाएगी। और तीसरा इन्होंने क्या देखा, यदि कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि चुंबकीय बल रेखाओं की किसी परिपथ से, किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो परिपथ में धारा जो होगी बंद परिपथ होने पर, वो धारा की दिशा वामावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके ठीक विपरीत यदि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लगातार घटेगी समय के साथ तो चुंबकीय फ्लक्स में मतलब कमी होगी, तो परिपथ में धारा की दिशा उलट जाएगी। कहाँ होगी? दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर हम पढ़ चुके।
इसका मतलब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करा किसके साथ? कुंडली, चुंबक और एक गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने उन तीनों के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो तीन बातें निकाली उन्होंने। नंबर एक, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तभी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात पहले करते हैं, प्रेरित धारा तो जब परिपथ बंद होगा तब मिलेगी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न नहीं होगा? जब फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा, प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त। और फ्लक्स घटेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल घटना बढ़ना जो भी है, प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फैराडे के एक्स का एक्सपेरिमेंट हो गया भाई। अब हम फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंक्लूजन निकाला, इनके साथ फिर हेनरी भी आए बाद में और उसके बाद फिर लेंज भी आए। तो हम सबसे पहले इस फैराडे के एक्सपेरिमेंट से, इनके कंक्लूजन से इनने दो बातें कही। उनको कहते विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट्स तैयार कर लोगे क्या? एक तो ये बना लोगे कि चुंबकीय फ्लक्स फिर से तैयार कर लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स कब मैक्सिमम, कब मिनिमम, कब जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स में कब चेंज होगा, कब नहीं होगा, ये छोटी छोटी बात है। और दूसरा, फैराडे का एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और फैराडे के एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन आपको आने चाहिए। और उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने क्या दिए? दो नियम दिए, दो बातें कही, मतलब नियम भी नहीं कहेंगे हम, फैराडे ने दो चीजें कही। तो क्या कही उस पर आते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये हमने हेडिंग डाली है। मतलब जब फैराडे ने काफी समय तक पूरा एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद बहुत सोच विचार करा, स्टडी करी, साथियों से डिस्कस करा, तो उन्होंने दो बातें फाइनली प्रूव कर दी, प्रैक्टिकली प्रूव करी। उन्होंने क्या करा? उनने पहली बात तो उनने ये कही, फैराडे ने पहली बात ये कही कि जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराएंगे, उस सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा भाई? एक ईएमएफ, एक विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा। उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कह दिया। पहला नियम कह दीजिए इसको, पहली बात हुई। मतलब दूसरी बात उन्होंने ये कही कि परिपथ में जो विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो जब हम कंक्लूजन पढ़ रहे थे, देखिए क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न हो रहा था? फ्लक्स के बढ़ने और घटने पर। समय के साथ यदि हम फ्लक्स में वृद्धि कराएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा पास कराएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम पास कराएं, तो फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा और उसके विपरीत भी होगा, मतलब अपोज भी करेगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा। परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा और विपरीत होगा। अर्थात परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा
परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करेगा। अब इन्होंने ये जो विद्युत वाहक बल है, यदि किसी परिपथ में, किसी कुंडली में बहुत सूक्ष्म अंतराल डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाई का परिवर्तन हो, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, माइनस तो अपोज कर रहा है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, के एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में फाई को वेबर और टी को सेकंड लेने पर ये 1 आती है। तब उस परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी डी फाई अपॉन डी टी। यदि परिपथ के कुंडली है उस जिसमें पृथक्कृत तार के n फेरे हूं, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू n से उसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस n, नहीं, E इज इक्वल टू प्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ है, E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी को हम मैथमेटिकल फॉर्म पे क्या लिख देते हैं? यदि सूक्ष्म समयांतराल हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एन फाई, या इसको E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डी फाई अपॉन डी टी, ये कहिए या ये कहिए एक ही बात है। ये नंबर दो चीज आ गई, दो चीज आपको दो नोट्स बना लेने हैं। अब क्या? एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और दूसरा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है। अब ध्यान रखिएगा कि बुक्स में, कुछ बुक्स में तो ये दो नियमों को, दो बातों को दो नियम कह दिया है, जैसे मैंने भी इसमें लिख दिया, परंतु कुछ बुक में फैराडे के का दूसरा नियम, जो लेंज का नियम है, उसको दूसरा नियम कहा जाता है। कायदे से वो दूसरा नियम के अंतर्गत ही आता है, परंतु क्योंकि वो डिस्कवरी किसने करी, उस कॉज का डिस्कवरी करा लेंज ने, इसलिए वो लेंज का ही नियम है, वो फैराडे का नियम नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। आते हैं उसमें, आगे बढ़ते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हो गए। देखिए यहां पर एन फाई को कुंडली से बद्ध प्रभावी चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या भी कहते हैं। एन फाई क्या है? फाई एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो एन फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? एन फाई। तो दो चीजें हमारी स्टडी हुई। क्या? नंबर एक, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फिर से हमने रिपीट करा, और दूसरा फैराडे के एक्सपेरिमेंट, उसका कंक्लूजन और फैराडे के की दो बातें। और आगे आते हैं तो तीसरी बात आती है, तीसरी चीज पढ़ते हैं हम, लेंज का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, फैराडे के नियम और उसके बाद लेंज का नियम। क्या करा लेंज? देखो 1831 में फैराडे ने ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की, तो 31 के बाद लगभग 3 साल बाद 1834 में ये जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा कि इस फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव थे उसका फिर से स्टडी किया, और फिर एक बात कही कि जो परिपथ में वामावर्त और दक्षिणावर्त धारा क्लोज सर्किट में बह रही है, तो ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फैराडे ने जो दूसरी बात कही थी, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती और विपरीत होता है। तो विपरीत क्यों होता है? लेंज के दिमाग में ये बात आई, तो उन्होंने फिर उसकी स्टडी की, तो
उन्होंने एक नियम दिया। क्या दिया देखिए, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धाराओं के लिए उन्होंने नियम दिया। जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट केवल क्लोज सर्किट में फ्लो होएगी। ओपन सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्रिएट होएगा और बंद परिपथ में ईएमएफ भी क्रिएट होएगा। परंतु प्रेरित धारा खुले परिपथ में नहीं बहती है, ये सबको मालूम है। तो प्रेरित धारा या धारा हमेशा बंद परिपथ में बहती है। तो लेंज ने यह कह दिया कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होगी कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करेगा जिससे वह उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करे थे तो वहां अभी हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समय लेते हैं। देखो फैराडे क्या कर रहे थे, चुंबक का एन पोल एक कुंडली के पास ला रहे थे। तो इस कुंडली से, इस लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में ज्यों ज्यों ये चुंबक इसके पास आएगा, इस लूप से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये इस एक जो लूप है, ये कुंडली है, इस चुंबक के पास आने का विरोध करेगा। तो इसका समीप वाला तल एन पोल की तरह, एन चुंबक के एन ध्रुव के सामने कुंडली का जो तल होगा वो एन पोल की तरह काम करेगा। तो इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। मतलब ये कह रहा है कि भाई आप मेरे करीब मत आइए। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसका अपवास आने का अपोज करेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने का विरोध करेगा, अपोज करेगा और अपोज करेगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, इस लूप में जो धारा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। ये है वामावर्त। जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, तो उसमें उस परिपथ में जो बंद परिपथ यदि होगा तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त। दूसरा कोण देखिएगा, यह पहला केस ये हो गया कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के समीप लाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तथा कुंडली चुंबक के पास आने का विरोध करती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने का विरोध करती है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त है। इसका ठीक उल्टा करा, फिर उल्टा जो इसका ठीक उल्टा एक्सपेरिमेंट करा था फैराडे ने। अब क्या करे, इस चुंबक के एन सिरे को इससे दूर ले जा रहे हैं। देखिए ये दूर ले गए और ये पास लाए। दूर ले जाते समय अब ये कुंडली क्या कहती है, भैया दूर मत जा, फ्लक्स घटेगा तो मत घटने का विरोध करेगा। तो ये समीप वाली पहले तो एन की तरह काम कर रही थी, अब किसकी तरह काम करेगी, एस पोल की तरह काम करेगी। एन और एस विपरीत ध्रुवों के बीच क्या लगता है, आकर्षण का बल। अब ये दूर जाने का विरोध करती है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स की घटने का विरोध करती है, जिसके कारण धारा की दिशा भी बदल जाती है। धारा की दिशा अब कैसी होगी, पहले वामावर्त थी तो अब दक्षिणावर्त होगी। तो एक घटने का विरोध। और जब चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो उस परिपथ में धारा की दिशा दक्षिणावर्त। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो उस परिपथ में धारा की दिशा वामावर्त। और ये जो लेंज का नियम है, दो लाइन का अब हमारे पास नियम हो गया। क्या, प्रेरित धाराओं के लिए ये नियम दिया लेंज ने, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हो रही है। और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसका मेजरमेंट करेंगे हम केवल क्लोज सर्किट में, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी लेंज के नियम को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि लेंज का नियम ये भी कहता है कि इस नियम में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। मतलब एक लॉ और फॉलो करेगा ये लेंज का नियम, जहां पर भी हम स्टडी करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम को पूरा ये फॉलो करता है भाई। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये दो बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने नोट लगा दिया है, देखिए नोट।
क्या? नंबर एक चीज, यदि बंद परिपथ में समय के साथ लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ साथ प्रेरित धारा भी उत्पन्न हुई। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, यदि परिपथ खुला है, बंद परिपथ है तो दोनों चीजें उत्पन्न होंगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। यदि परिपथ खुला है तो उसमें केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही केवल क्रिएट होएगा। और प्रेरित धारा, इसका अर्थ ये हो गया कि प्रेरित धारा के लिए बंद परिपथ का होना जरूरी है, ये ध्यान रखना, इसलिए ये नोट लगा दिया मैंने। अच्छा, अब ये जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम को किस प्रकार से फॉलो करता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ, ये बेसिक चीजें हैं, समझनी है। और एग्जामिनेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और जब किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम और लेंज के नियम और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए, जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो आपेक्षिक गति होने के कारण देखो आकर्षण प्रतिकर्षण का बल लगता है। पास आते समय पास आने का विरोध कर रहा था और दूर जाते समय दूर जाने का विरोध कर रहा था, अभी हमने स्टडी करा। तो इसका मतलब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होने के कारण उनके मध्य एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, विरोधी फोर्स बल लग रहा है, जिसे आपेक्षिक गति बनाए रखने के लिए उस विरोधी बल के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य होता है मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला विरोधी बल है, उस विरोधी बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। और यांत्रिक कार्य करने का मतलब हो गया कि यही कार्य जो होता है, यही मैकेनिकल वर्क जो है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो ये यांत्रिक कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में कहां संचित हो जाता है, कुंडली में संचित हो जाता है। इसीलिए ये लेंज का नियम क्या करता है भाई, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। वो खर्च नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैकेनिकल वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को भी लेंज का लॉ फॉलो करेगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का एक्सपेरिमेंट, उसका कंक्लूजन, उसके नियम, और उसके बाद लेंज लॉ के बाद देखिए, जब किसी परिपथ में विद्युत फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फैराडे ने वो विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हुआ ये तो हमको दे दिया कि V या E = -N/d∅dt। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उसमें प्रेरित धारा भी मिलेगी, बंद परिपथ होगा तो प्रेरित धारा भी मिलेगी, प्रेरित आवेश भी मिलेगा। तो प्रेरित धारा कितनी, इंड्यूस्ड करंट कितनी फ्लो होगी, उसके मान भी निकाल देते हैं। यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित धारा को भी निकाल देते हैं उस परिपथ में। मान लें कुंडली का प्रतिरोध R है तो ओम्स लॉ को लगा दीजिए। ओम्स लॉ को लगा देंगे तो उस बंद परिपथ में प्रवाहित धारा I = E या V/R। अब E = फैराडे से -N/d∅dt निकाला है अपॉन R, तो ये N अपॉन न्यूमेरिकली ले लीजिएगा इसको, क्योंकि धारा ऋण धन में नहीं लेते हैं, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो ये हमने नेगेटिव साइन यहां पर छोड़ दिया, मैं लिख देता हूं
नेगेटिव चिन्ह को छोड़ने पर अरे केवल धारा का आंकिक मान है भाई ये एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये नंबर 3 चीज आ गई आपके पास, प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा उस बंद परिपथ में मिल रही है तो प्रेरित आवेश भी होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, टी मीन्स डेल्टा टी है यहां पर। डेल्टा टी समय अंतराल में परिपथ में मतलब कुंडली में प्रवाहित आवेश हो गया, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। आई हमने ये ऊपर 3 में निकाल रखा है, देखिए एन अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई या डेल्टा एन फाई टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। देखिए एक नंबर ऑफ टर्न एक होगा तो फाई डेल्टा फाई, एन होंगे तो डेल्टा एन फाई, एन डेल्टा फाई या डेल्टा एन फाई अपॉन आर, या इसको इस फॉर्म पे लिखिएगा या इस फॉर्म पे लिखिए। नंबर 4 चीज, ये 4 चीजों का अध्ययन हमने कर दिया। क्या क्या कर दिया भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, उसका कंक्लूजन, उसका एक्सपेरिमेंट, लेंज लॉ का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश, ये सब चीजों का स्टडी हमने कर दिया। अब हम ये जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं और लेंज का नियम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अप्लाई करना सब लोगों को आना चाहिए। तो यहां पर प्रेरित धारा की बात आ रही है तो हम एक नियम और पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जब भी सर्किटों में, विद्युत परिपथों में, विद्युत चुंबकीय परिपथों में प्रेरित धारा का जिक्र होगा, विद्युत परिपथों में, विद्युत चुंबकीय परिपथों में, मतलब प्रेरित धारा का जब भी जिक्र होएगा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का केवल नियम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। प्रेरित विभवांतर ही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में उसके बहुत ज्यादा यूज है। और उसके बाद हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम केवल एक है, और परंतु दाएं हाथ के 2 नियम इससे पहले हम और भी पढ़ चुके हैं। वो दाएं हाथ के नियम अलग हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वो दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और हथेली का नियम नंबर 2 था। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।